तो आज बस इतना ही। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है, यह घटनाक्रम है बिहार की राजधानी पटना की। पटना में एक लोकेलिटी है, एक रिहायशी इलाका है जिसका नाम है बेगमपुर। और यह बेगमपुर पड़ता है पटना सिटी के बाईपास पुलिस स्टेशन की हद में। यह जगह जो है कोई बहुत पॉश इलाका नहीं है, बल्कि देखा जाए तो बेगमपुर एक बड़ा इलाका मालिम बस्तियों का ही है, जहां मेहनत मजदूरी करने वाले और मेहनत कंश लोग जीवन यापन करते हैं और रहते हैं। इस बेगमपुर इलाके में 22 अप्रैल की सुबह एक बहुत ही रहस्यमय घटना घटी। रहस्यमय यूं कि 10 साल की एक छोटी सी बच्ची, जिसके पिता ऑटो चलाते हैं, वो अपने घर से निकली स्कूल जाने के लिए। और स्कूल जाने की वो पूरी तैयारी कर चुकी थी, स्कूल ड्रेस में थी। लेकिन स्कूल निकलने से थोड़ी देर पहले वो घर के पास ही एक जगह से दूध लाया करती थी। तो हाथ में एक स्टील का कैन लेकर वो घर से निकली दूध लेने के लिए, और उसे कुछ देर में वापस आ जाना था। तो यह उसके रूटीन का हिस्सा था। अक्सर 1-2 दिन में वो यूं ही कैन लेकर जाती थी और दूध लेकर वापस आ जाया करती थी। तो 10 साल की ये जो बच्ची है, घर से निकली तो ज़रूर थी, दूध लेकर वापस नहीं आई। घर वाले पहले इंतज़ार करते रहे। उनको लगा कि कहीं खेलने गई होगी, किसी सहेली से मिल रही होगी। लेकिन वक्त निकलता गया और इस लड़की का कोई पता नहीं चला। लड़की 10 साल की छोटी सी बच्ची है, उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। घर वालों ने ढूंढना शुरू किया, आसपास के लोगों से पूछा, जहाँ से दूध लेकर आती थी वहाँ तक गए, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। लड़की घर से निकली तो ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? भरे रिहायशी इलाके में इस लड़की को अचानक इस तरह से गायब हो जाना, वो भी बहुत अजीब बात थी। घर वाले बहुत परेशान थे और वो पूरे दिन 22 तारीख के पूरे दिन वो लगातार अपनी बेटी को पूरे इलाके में ढूंढते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने दूर दराज में जो नाते रिश्तेदार हैं, उन्होंने उनको भी फ़ोन कर डाला, यह पूछते हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्ची किसी के साथ आपके आसपास चली गई हो, या आप में से कोई ऐसा तो नहीं कि बच्ची को ले गया हो। लेकिन सारी कोशिशें जो हैं वो नाकाम साबित हुई। आखिरकार घर वालों ने परेशान होकर पटना सिटी के बाईपास पुलिस स्टेशन में जाकर और वहां उन्होंने अपनी बच्ची की इस रहस्यमय गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब बच्ची की गुमशुदगी का मामला, वो भी 10 साल की स्कूल की बच्ची स्कूल ड्रेस में, तो आप समझिए कि यह कितना नाजुक और कितना गंभीर था। पुलिस ने फ़ौरन इस मामले में एक FIR दर्ज की, और ऐसे मामले जिन्हें बच्चे गायब हो जाते हैं वो सीधे सीधे किडनैपिंग का केस बनते हैं, यानी बहुत गंभीर मामला होता है। कोई बड़ा आदमी अगर गायब हो जाए तो उसमें थोड़ी देर के लिए गुमशुदगी का एडॉप्शन के मामले चलते हैं, लेकिन बच्चों के मामले में पुलिस के लिए दिशा निर्देश है कि कोई कोताही नहीं, बल्कि सीधे किडनैपिंग का केस ही रजिस्टर करें। तो पटना पुलिस ने इस मामले में केस रजिस्टर किया, उस बच्ची को ढूंढने की कोशिशों शुरू की। तो 22 अप्रैल की शाम से पटना पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हुई थी और बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आसपास के पूरे इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लोगों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली। एक दिक्कत यह भी थी कि जिस इलाके में ये बच्ची रहती थी और जिस इलाके से वो गायब हुई थी, वो इलाका ऐसा नहीं था जहाँ को जगह जगह कोई CCTV कैमरे लगे हों। अगर CCTV कैमरे लगे होते तो शायद पुलिस को उस बच्ची को ट्रैक करने में या उसकी लास्ट लोकेशन ढूंढने में पुलिस को मदद मिलती। लेकिन यह न तो मोबाइल फ़ोन था और ना CCTV कैमरे थे। तो पुलिस के लिए एक तरह से यह मामला बिल्कुल ब्लाइंड था, क्लूलेस था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है ह्यूमन इंटेलिजेंट है, उसके जरिए इस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। रात निकल गई। 23 तारीख की सुबह की बस्ती के लोगों की नज़र एक गली पर पड़े एक चीज़ पर पड़ गई। वो चीज़ क्या थी यह तो नहीं पता, लेकिन वो कंबल में लिपटी हुई थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद इसके अंदर कोई लाश है, और लाश भी किसी बच्ची की या बच्चे की होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका साइज़ जो है वो पूरे एक बालिग आदमी की जितनी कद काठी होती है उतना बड़ा उसका साइज़ नहीं था, छोटा साइज़ था, लेकिन कंबल में बंधा हुआ था, लिपटा हुआ था। अब जिस गली में, जिस इलाके में एक दिन पहले एक बच्ची गायब हुई हो, उसी बस्ती में एक गली में अगर इस तरह की कोई चीज़ मिले तो आप समझिए कि वहाँ कैसी सनसनी फैली होगी। देखते ही देखते उस पूरे इलाके में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लाल रंग के कंबल में लिपटी हुई एक संदिग्ध चीज़ वहाँ पड़ी थी, जिसके लाश होने का शक हर किसी को हो रहा था। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फ़ौरन जो पटना की बाईपास की पुलिस है वो फिर मौके पर पहुंची, और पुलिस ने जो इन चीज़ों को अपने कब्जे में लिया। अब कुछ सफाई कर्मचारियों की मदद से पुलिस ने उस कंबल के बंधे रस्सियों को खोला, और खोलने के बाद सामने जो मंजर था उसे देखने के बाद वहाँ मौजूद लोग ही नहीं बल्कि पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई।
इस कंबल के अंदर वाकई उस बच्ची की लाश थी, जिस बच्ची को अगवा किए हुए, गायब किए हुए 24 घंटे का वक्त गुजर चुका था। पहली नज़र में इस बच्ची की लाश को देखकर उसकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बच्ची की लाश बहुत ही क्षत विक्षत हालत में थी, यानी बहुत ही बुरी तरह से बच्ची को टॉर्चर किया गया था, घायल किया गया था। उसके चेहरे को किसी भारी चीज़ से कुचल दिया गया था। उसे देखकर ऐसा लगता था, लेकिन जब यह खबर पूरी बस्ती में हुई, क्या बच्ची के घर वालों को नहीं हुई होगी? बच्ची के घर वालों को भी बात पता चल गई थी बात, और जब वो मौके पर पहुँचे, उन्होंने जैसे ही कंबल में लिपटी अपनी बच्ची के शव को देखा, वो बेहोश हो गए और दहाड़ मारकर रोने लग गए। माता पिता, जो नाते रिश्तेदार थे, सारे लोग यह क्लियर हो गया कि जो बच्ची अगवा हो गई थी, उसे किसी ने अगवा करके उसकी हत्या कर दी और उसका सिर किसी भारी चीज़ से कुचलकर उसकी जान ले ली गई। यह घटना लोगों में को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। लोग ऐसे मामले में क्या करते हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही नाराज़ होते हैं। लोग पुलिस ने बहुत ज़्यादा खफा थे। लोगों को यह लगने लगा कि कानून व्यवस्था की कमजोरी है कि एक बच्ची को इस तरह से किसी ने अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर दी। 24 घंटे के अंदर उसकी लाश घर के पास ही फेंक दी, वो भी कंबल में लपेटकर। लोगों को शिकायत यह भी थी कि इस इलाके में ज़्यादातर लोग शराब पीते हैं। अब आप पूछेंगे कि शराब यह कैसे? बिहार तो ड्राई स्टेट है, वहाँ तो शराब पाबंदी है, बैन है, लेकिन हकीकत तो यह है कि बिहार में भी शराब बिकती है और धड़ल्ले से बिकती है, चोरी छिपे बिकती है। लोगों की शिकायत थी कि यहाँ शराब के कारोबारी इलीगल लिकर लेकर जैसा बिजनेस करते हैं। लोगों को शराब आसानी से मिलती है और शराब के नशे में धुत अक्सर जो बदमाश या असामाजिक किस्म के लोग होते हैं, वह ऐसी हरकत को अंजाम देते हैं। तो लोगों का गुस्सा पुलिस के ऊपर डबल था। लोगों ने फ़ौरन नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया और वहाँ प्रदर्शन करना शुरुआत हो गई और पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट हो गया कि वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करें। शहर के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उनके पास में मीटिंग्स होने लगी। अलग से इस मामले की जांच के लिए एक टीम बना दी गई, जिसके लिए एक एसडीएपी को जिसकी लीडरशिप दी गई और कहा गया कि आपको इस मामले को सॉल्व करना है। 22 तारीख से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। 23 तारीख का पूरा दिन गुजर गया, कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस जो है उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश भी लगातार चल रही थी और पुलिस को यह संकेत मिल रहे थे कि आप यह कहें कि पुलिस को एक गट फीलिंग थी कि इस बच्ची का कातिल कोई ना कोई ऐसा ही है जो उसी लोकेलिटी का रहने वाला है। कोई दूर दराज से आदमी आकर इस बच्ची को अगवा करके उसकी हत्या कर गया होगा, ऐसा लगता नहीं था। अब बच्ची के घर वालों से जब बात हुई तो उनका कोई एनिमिटी, कोई दुश्मनी, किसी से रंजिश, कुछ भी ऐसा पता नहीं चला। तो ऐसा लगा कि बच्ची शायद किसी सिरफिरे आदमी के सॉफ्ट टारगेट बन गई। अभी इस तरह से 2 दिन का वक्त गुजर गया, लेकिन 24 अप्रैल की सुबह इस मामले में फिर एक बड़ा मंजर ट्विस्ट आया। हुआ यह कि बच्ची की लाश तो बरामद हो गई थी, लेकिन बच्ची के कुछ बिलोंगिंग, जैसे उसके चप्पल, जो चप्पल पहनकर वो घर से निकली थी, कुछ कपड़े उस लाश के साथ थे, कुछ कपड़े गायब भी थे और खून से सने हुए कुछ और भी कपड़े। जाहिर है अगर बच्ची की हत्या होगी और उसके सिर को कुचला जाएगा तो कपड़े सिर्फ खून बच्ची के ही नहीं सनेंगे, बल्कि जो इस तरह की हरकत करेगा कातिल, उसके भी कपड़े सनेंगे। तो घर के पास ही इस बच्ची को, घर के पास ही उस बेगमपुर इलाके की लोकल सिटी में एक जगह है जहाँ पर डंप यार्ड है, कूड़ा लोग डालते हैं। उस कूड़े के ढेर में खून से सने बच्ची के चप्पल मिले और साथ ही साथ खून से सने बच्ची के कपड़े भी मिले, जिस पर लोगों की नज़र गई। और चूंकि लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर थे, तो लोग जैसे ही खून से सने इन चीज़ों को देखा, उन्होंने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। इसी के साथ पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। लोगों का यह लगने लगा कि भाई कातिल इतना शातिर है कि वो एक दिन बच्ची को अगवा करता है, दूसरे दिन बच्ची की लाश फेंकता है, तीसरे दिन बच्ची के खून से सने चप्पल और कपड़े फेंकता है। वो किस्तों में सबूत बांट रहा है और पुलिस तमाम कोशिश के बावजूद या कोशिश करती हुई दिखने के बावजूद इस मामले को क्रैक नहीं कर पा रही है। तो लोगों में बड़ा गुस्सा और बहुत आक्रोश। अब पुलिस को जब पता चला कि, तो पुलिस लोगों के गुस्से का सामना करती हुई फिर वहाँ मौके पर पहुँची। इस बार पुलिस पहले से स्नाइपर डॉग के साथ आई थी, लेकिन इस बार पुलिस 3 स्नाइपर डॉग के साथ पहुँची, जिसमें एक स्नाइपर डॉग का नाम है सिम्बा। तो ये जो स्नाइपर डॉग है, इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है कि एक स्टोरी में ये बड़े टारगेट होते हैं। डॉग्स में सूंघने की एक बड़ी इनबिल्ट कुदरती पावर होती है, जिसके ज़रिए वो लोगों को और ख़ास स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को बहुत तराशा जाता है और एक्सपर्ट जो है वो स्नाइपर डॉग को सूंघने की ट्रेनिंग देते हैं। तो एक बहुत ही यंग एज का छोटी
उम्र का एक जर्मन शेफर्ड डॉग जिसका नाम सिम्बा है, वह इस स्नाइपर डॉग की टीम में शामिल था। पुलिस जो है उस मौके पर लेके आ गई जहां कूड़े के ढेर में बच्ची के चप्पल और कपड़े मिले थे। खून से सने हुए सिम्बा ने इन चीज़ों का स्मेल जो है वो कैप्चर किया और उसके बाद पुलिस ने उसे खुला छोड़ दिया। और यह जो डॉग है स्नैफर डॉग, वो तमाम गलियों से गुजरता हुआ जिस जगह पर बच्ची की लाश मिली उससे बहुत मुश्किल 200 मीटर के फासले पर एक मकान के बाहर जाकर रुक गया और वहां जाकर तेज़ी से भौंकने लगा और पुलिस वालों को इशारा करने लगा कि इसके अंदर कोई एक्शन इस मकान से इन ब्लिंगिंग का इन चीज़ों का ज़रूर है। अब पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि बच्ची के साथ कोई अनहोनी जो भी हुई है वह इस मकान में ही हुई है। मकान जो है वो बंद था। पुलिस वालों ने उस मकान को खुलवाया। यह मकान वहीं पर रहने वाले एक शख्स का था जिसका नाम था रंजीत। अब यह जो रंजीत है जिसकी उम्र 39 साल की थी और यह रंजीत इसी इलाके में घूम कर ठेले पर छोटी मोटी चीज़ें बेचा करता था, जैसे हेयर क्लिप्स हुआ, कानों की बालियाँ हुई, बिंदी हुई, स्टिकर्स और तमाम तरह की चीज़ें जो बच्चों के खेलने से लेकर कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की चीज़ें वो बेचा करता था। तो यह मकान उसी का था और वो यहाँ पर किराए पर रहता था। 39 साल का रंजीत अंदर मिल गया। पुलिस ने बगैर देर किए हुए रंजीत को दबोचा, उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस को देखकर वो घबरा गया, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में उसने इस बच्ची की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ से कई और सबूत मिले, खासकर बच्ची का वो स्टील का कैन भी बरामद हो गया जिस कैन में वो दूध लेने के लिए निकली थी। इसके अलावा बच्ची से जुड़ी कुछ और चीज़ें, मौका वारदात पर खून के छींटे, सबूत मिटाने के कुछ सबूत वहाँ मौके से पुलिस को मिल गए। और अब यह बियॉन्ड डाउट, कम से कम पुलिस को अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यह बियॉन्ड डाउट पुलिस की निगाहों में यह प्रूफ हो गया कि यह रंजीत ही था जिसने इस बच्ची को अगवा किया और उसकी हत्या की। पुलिस ने उससे पूछा कि भाई बताओ कैसे तुमने किया, तो उसने कहा कि 22 अप्रैल की सुबह जब यह दूध लेने के लिए घर से निकली थी तो इसे मैंने बुलाया और अपने कमरे पर ले आया। मैंने इसके साथ फिजिकल होना चाहता था। आप सोचिए कैसा दरिंदा आदमी 10 साल की छोटी की बच्ची के साथ तकरीबन 40 साल का आदमी वह फिजिकल होना चाह रहा था और इस बच्ची इसके लिए जब तैयार नहीं थी, वो जब डर गई और उसने जब चिल्लाना शुरू किया तो मैं घबरा गया और फिर मैंने अपने घर में रखा जो सिलबट्टा है जिससे मसाला पीसते हैं, उस सिलबट्टे से, और लोडी भी कहते हैं बिहार में, तो उसे सिलबट्टा का जो बट्टा होता है उससे, उस पत्थर से जो बेलनाकार एक पत्थर होता है उससे उसके सिर पर एक के बाद एक कई वार किए और पत्थर के घातक वार से 10 साल की छोटी सी बच्ची तड़प तड़प कर वहीं रक्त रंजित होकर मर गई। इसके बाद इस आदमी ने पुलिस को जो है कन्फेशन स्टेटमेंट में जो बात कही वो कहानी रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। इस आदमी ने पुलिस को यह बताया कि वो इस छोटी सी बच्ची को तकरीबन 2 महीने से लगातार टारगेट कर रहा था, अपने रडार पर उसने ले रखा था। अगर वो 2 महीने की इस बच्ची का शोषण करना चाहता था, इस इरादे से वह बच्ची को लगातार नोटिस कर रहा था। घर से उसके बाहर निकलने और घर वापस जाते हुए वो लगातार उसको देखा करता था, उसकी टाइमिंग नोट किया करता था और इसी इरादे से वो इस बच्ची को कुछ स्टिकर्स गिफ्ट के तौर पर देता था। कभी कभी वो कोई पैसे भी देता था क्योंकि वो गुडीज ही बेचा करता था, स्टेशनरी की चीज़ें बेचा करता था, कोई छोटी मोटी सस्ती चीज़ें भी उसे गिफ्ट के तौर पर देता था और एक तरह से उस बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती बना ली थी। बच्ची, आप समझते हैं बच्चे मासूम होते हैं, बच्ची को बिल्कुल इस बात का कोई भान नहीं था कि एक पड़ोसी जिसे वो अंकल की तरह देखती है, मानती है, रेस्पेक्ट करती है, वो आदमी इसके बारे में इतना बुरा सोचता है। 22 अप्रैल की सुबह जब बच्ची घर से निकली, उसने देखा कि गली में और कोई नहीं है। उसने बच्ची को कुछ स्टिकर्स वगैरह देने के बहाने अपने घर पर बुलाया और फिर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्ची को पहले समझ में नहीं आया, लेकिन जब दरवाज़ा बंद करने के बाद वो अश्लील हरकतें करने पर उतर आया तो बच्ची घबरा गई। अब वह रोने चिल्लाने लगी और उसने रोने चिल्लाने की आवाज़ से वह घबरा गया और इसी डर के मारे उसने बच्ची को आनन फाने में सिलबट्टे से बल्कि बट्टे से कुचलकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो दिन भर उसी लाश के साथ रहा और सोचता रहा कि अब क्या करूं, कैसे ठिकाने लगाऊं। उसने सोचा कि ठीक है, दिन में तो बड़ी घनघोर आबादी है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, रात को ठिकाने लगाना निकलूंगा और पास के एक नहर है, उस नहर में जाकर लाश डाल दूंगा। लाश को उसने कंबल में अच्छी तरह से बांध लिया, लपेट लिया। यह लाल रंग का कंबल उसी का है
अब यह सब कुछ करने के बाद जब वो लाश लेकर रात को निकला अपने कंधे पर, उसने देखा सामने से पुलिस की गाड़ी चली आ रही है। उसके हाथ पांव फूल गए। आप समझिए कि कोई आदमी, कोई कातिल कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने जा रहा हो और सामने से पुलिस आ रही हो तो उसकी हालत क्या होगी। और तो उसके पसीने चलने लगे, हाथ पांव फूल गए उसके, और उसने डर के मारे एक गली के सुनसान कोने पर ही उस लाश को डंप कर दिया और बजाय नहर की तरफ जाने के वो चुपचाप वहाँ से वापस चला आया। इसके बाद वो घर में ही रहा और इंतज़ार करता रहा, देखता रहा कि आगे क्या होगा। अगले दिन की सुबह वो लाश बरामद हो गई, 23 तारीख की सुबह। उसके बाद जो हंगामा मचा वो आपको पता है। इसके बाद वो इंतज़ार करता रहा कि और भी जो सबूत हैं उन्हें ठिकाने लगाना है। उसने कुछ सबूत ऐसे भी हैं, कुछ बिलोंगिंग अपने घर के बाहर ही आग के हवाले कर दिए, और यह सब कुछ उसने किया था 23 अप्रैल की सुबह को, जिस पर लोगों की नज़र भी पड़ी थी और लोगों ने उसकी संदिग्ध हालत के बारे में पुलिस को भी बताया था। पुलिस ने भी उसको रेडार पर ले रखा था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, उसके खिलाफ कोई और पुख्ता सबूत जुटाती, तब तक 23 अप्रैल की रात को उसने फिर से बच्ची के चप्पल और बाकी खून से सने हुए कपड़े कूड़े के ढेर में ही जाकर फेंक दिए। अब 24 की सुबह जब पुलिस के स्नाइपर डॉग की टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने इसका स्लीपर कर लिया और इसके बाद जो खोजी कुत्ते पहुंच गए सीधे इस आदमी के घर, रंजित के घर पर, और आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी कहानी। दोस्तों, इस कहानी पर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के सूरत शहर की यह बात है, तारीख है 20 अप्रैल की। गुजरात में एक परिवार रहा करता था सूरत शहर में। जिस जगह यह परिवार रहता था उस जगह का नाम है गोधरा। गोधरा बेसिकली पुलिस स्टेशन का नाम है और इसी पुलिस स्टेशन की हद में यह परिवार रहा करता था, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस परिवार में और भी लोग थे, लेकिन पति पत्नी के अलावा 2 छोटे बच्चे इस परिवार में हैं। जो बड़ा बच्चा है वो 11 साल का है, बेटा है, और जो उसकी एक छोटी बेटी है। पत्नी जो है वो एक डाइटिशियन है पेशे से, और पति पहले डायमंड इंडस्ट्री में काम किया करता था, लेकिन पिछले करीब 7-8 साल से उसके पास कोई जॉब या कोई ऐसी नौकरी नहीं है। ऐसे में वो घर के दूसरे काम किया करता था और नौकरी की तलाश भी किया करता है। कि वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो परिवार में किसी बात की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरे नाते रिश्तेदारी भी हैं तो सब कुछ ठीक है। 20 अप्रैल को होता यह है कि पति पत्नी एक 2 व्हीलर पर अपने घर से बाहर निकलते हैं। पति का नाम है विशाल रणछोड़ भाई सालवे और पत्नी का नाम है शिल्पा सालवे। यह दोनों घर से 2 व्हीलर पर बाहर निकलते हैं और बाहर निकल जाने के बाद गोधरा से थोड़ी दूर पर एक और जगह है जिसका नाम है सलाबतपुर। इस सलाबतपुर पुलिस स्टेशन से आगे एक और लोकेलिटी पड़ती है जिसका नाम है मान दरवाज़ा। तो जो सूरत के लोग हमारे दर्शक मुझे सुन रहे हैं वो इन जगहों को रिलेट कर पाते होंगे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं विजुलाइज तो कर ही सकते हैं। तो खैर 2 व्हीलर से निकले, गदरा से सलाबतपुरा गए। सलाबतपुरा से मान दरवाजे की तरफ ये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी को कोई एक काम था, किसी आदमी से मिलना था या कोई छोटी सी चीज़ खरीदनी थी। तो वो उस 2 व्हीलर से नीचे उतरती है और अपने पति विशाल से कहती है कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तुरंत आती हूँ। विशाल जो है 2 व्हीलर रोकता है, आगे ट्रैफिक है तो थोड़े किनारे पर गाड़ी लगाता है और इंतज़ार करता है। उसके बाद वो इंतज़ार करता ही रहता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लंबा वक्त निकल जाता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चलता। अब वो परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी शिल्पा को फ़ोन करता है, लेकिन मिस्टीरियस तरीके से, हैरानी भरे तरीके से उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। विशाल काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब वो करे तो क्या करे। वह वापस घर जाता है, अपने कुछ करीबी लोगों को अपनी पत्नी की गुमशुदगी के बारे में बताता है। बच्चों को तो शुरू में वो उस गुमशुदगी को लेकर अंधेरे में ही रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इमोशनल हो जाए और उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाए। और वो अपने तौर पर अपनी पत्नी शिल्पा को ढूंढने लगता है, नाते रिश्तेदार को फ़ोन करता है जिन जिन जगहों पर शिल्पा जा सकती है, जहाँ पर उसकी जो मूवमेंट आमतौर पर आम दिनों में जो होती है, उन सारी जगहों पर विशाल जो है अपनी पत्नी बीवी को ढूंढता है, लेकिन नाकामी उसके हाथ लगती है। आखिरकार गडादरा थाने में ही विशाल पहुंचता है 24 अप्रैल को, यानी 20 तारीख को उसकी पत्नी गायब हुई थी और वो इसके 4 दिन बाद 24 अप्रैल को वह थाने में पहुंच जाता है
और थाने में पहुंचने के बाद वो बाकायदा अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिटर्न कंप्लेंट देता है और कहता है कि मेरी बीवी इस तरह से मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस के बीच रहस्यमय तरीके से वो गुम हो गई है, गायब हो गई है। अब पुलिस की जब यह रिपोर्ट मिलती है तो जाहिर है पुलिस मामले की छानबीन शुरू करती है, लेकिन यह किसी बच्चे की गुमशुदगी का मामला नहीं है, एक एडल्ट की गुमशुदगी का मामला है। तो ऐसे में पुलिस को यह भी लगता है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यह महिला अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो। पुलिस शुरुआत में जब विशाल से पूछताछ करती है तो विशाल अपनी पत्नी की गुमशुदगी को लेकर पुलिस को कोई कॉन्क्रीट क्लू या हिंट नहीं दे पाता। तो ऐसे में पुलिस जो है थोड़ा सा उलझन में है, लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू करती है। मगर कि एक महिला की गुमशुदगी का मामला है, 4 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो 2 जो थाने हैं गदोदरा और सलावतपुरा, इन दोनों थाने की पुलिस को मिलकर कंबाइन करके टीम बनाती है और शिल्पा की तलाश जो है शुरू होती है। अभी पुलिस शिल्पा की तलाश कर ही रही थी कि एक दिन गुजरते गुजरते जो गदोदरा में विशाल का घर है वहाँ से कुछ रिलेटिव के पास मिलने पहुँचते हैं और पुलिस स्टेशन और उनके हाथ में एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी में यह लिखा हुआ है कि शिल्पा की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और शिल्पा की लाश मेरे बताए हुए ठिकाने पर है। यह ठिकाना कौन सा है? तो ठिकाना यह बताया जाता है कि यह ठिकाना है सहारा दरवाज़ा कॉलोनी की चाल लकड़ी वाली बिल्डिंग का पहला मंजिल का मकान जिसमें ताला लगा हुआ है। यह चिट्ठी घर वालों के हाथ लगती है और घर वाले इसे लेकर फ़ौरन पुलिस के पास पहुंचते हैं। इत्तेफाक से जब घर वालों पुलिस के पास आते हैं तब विशाल जो है घर पर नहीं होता। पुलिस इस चिट्ठी को देखती है और सोच में पड़ जाती है। तो पुलिस को लगता है कि भाई आखिर शिल्पा को हुआ क्या और शिल्पा की गुमशुदगी का रहस्य इस मकान से कैसे सुलझेगा जिस मकान का पता दिया हुआ है। यह मकान किसका है? तो घर वाले बताते हैं कि यह मकान जो है हमारा ही है, हमारे ही परिवार वाला का है, लेकिन उस मकान में अभी कोई रहता नहीं है। और इस चिट्ठी में यह भी लिखा हुआ है कि शिल्पा के साथ जो अपराध हुआ है उसका मैं जिम्मेदार हूँ। अब यह अपने आप में बहुत रहस्यमय बात है। चिट्ठी लिखने वाला कौन है यह भी एक पहेली है। पुलिस की मामला अब धीरे धीरे संगीन होता जा रहा है, तो पुलिस देर नहीं करती और सीधा पुलिस दल बल के साथ उस मौके पर पहुंचती है जिसका पता उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। पुलिस श्रमजीवी सोसाइटी कांगड़ी की चाल के उस मकान में पहुंचती है, पहली मंजिल पर, और उस मकान के बाहर से ताला लगा हुआ है। पुलिस उस ताले को तोड़कर उस मकान के अंदर दाखिल होती है और जैसे ही उस मकान के अंदर घुसती है, यह एक खंडरनुमा मकान है जिसमें कोई नहीं रहता, बिल्कुल धूल धूसित है। जगह जगह पुरानी चीज़ें बिखरी पड़ी है और जहाँ से तेज़ बदबू का जो झोंका है वो पुलिस की नाक से टकराता है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि यह मामला अनहोनी का है और लगता यह है कि शिल्पा जो है वाकई अब जिंदा नहीं है। पुलिस तलाशी लेती है और तलाशी लेते हुए देखती है कि कमरे के सामने ही एक लकड़ी का बड़ा सा संदूक रखा हुआ है और उस संदूक के ऊपर मिट्टी और सीमेंट से उस संदूक को भर दिया गया है। गीली मिट्टी और गीली सीमेंट से उस संदूक को भर दिया गया है। उसे देखकर यह लग रहा था कि जो चिनाई है सीमेंट की यह बमुश्किल एकदम 1-2 दिनों के पहले ही है और ज़्यादा दिन इसे नहीं हुए। मतलब वो थोड़ी कच्ची भी थी, क्योंकि शक पुलिस को हो ही रहा था। पुलिस ने देखा मौके पर एक एयर फ्रेशनर भी रखा हुआ है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद शिल्पा की जान लेने वाले शख्स का इसका राज लोगों को पता न चल जाए और बदबू बाहर न जाए, इसलिए यहाँ पर एयर फ्रेशनर भी रखा गया है। पुलिस अब देर नहीं करती, फ़ौरन उस संदूक में जो सीमेंट और मिट्टी की चिनाई है उसे तोड़ती है और तोड़ने के साथ ही बिल्कुल ही बुरी हालत में डीकम्पोस्ट कंडीशन में एक महिला की लाश बरामद होती है। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि 29 साल की डाइटिशियन शिल्पा की है, जो पिछले तकरीबन 4 से 5 दिनों से गायब है और जिसके पति विशाल ने बाकायदा अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन शिल्पा यहाँ इस हाल में कैसे पहुँची, वो चिट्ठी लिखने वाला शख्स कौन है, तो यह पुलिस की जांच अब तेज़ होती है। घर वालों से पुलिस बातचीत होती है। चिट्ठी में लिखे हर एक हर्फ को, हर एक अक्षर को बहुत बारीकी से पुलिस पढ़ती है और ये पता चलता है कि चिट्ठी लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि विशाल है, जिसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट 5 दिन पहले 20 अप्रैल को गोधरा पुलिस के थाने में जाकर लिखवाई थी। सवाल यह है कि विशाल कहाँ है। पुलिस अब उसकी तलाश शुरू करती है लेकिन वो नहीं मिलता। पता चलता है कि विशाल इस चिट्ठी को घर में छोड़कर भाग चुका है, फरार हो चुका है। और यह चिट्ठी पहली बार विशाल और शिल्पा के जो 11 साल के बच्चा है जो है उसके हाथ लगी थी। उसके बाद की माँ रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो चुकी है, गुम है। कहने का मतलब क्योंकि मौत की बात तब तक सामने नहीं आई थी, अपनी को ढूंढ रहा है
कभी घर में कभी बाहर। तो ऐसे में कुछ नाते रिश्तेदार जो है इन बच्चों की मदद के लिए और इन बच्चों का साथ देने के लिए उस घर में मौजूद थे। तो जब बच्चे को यह चिट्ठी मिलती है तो बच्चा यह चिट्ठी अपने उस रिश्तेदार को, रिलेटिव को देता है और रिलेटिव के ज़रिए यह चिट्ठी पुलिस तक पहुंचती है। इसके बाद यह राज खुलता है और पता चलता है कि चिट्ठी लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि विशाल है। अब सवाल यह है कि आखिरकार विशाल ने यह चिट्ठी लिखी है और विशाल ने ही शिल्पा को इस हाल में पहुंचाया है, संदूक में, यानी उसका कत्ल किया है। तो फिर विशाल ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों लिखवाई? और अगर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा कर या अपनी पत्नी का कत्ल करके वो पुलिस को गुमराह ही करना चाहता है तो फिर उसे यह चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत थी? तो यह अपने आप में एक पहेली है। अब इस पहेली को सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन पुलिस ने इस पहेली को सिर्फ एक ही आदमी सुलझा सकता है और वह खुद विशाल है। पुलिस अब विशाल की तलाश शुरू करती है, टेक्निकल सर्विलेंस की मदद लेती है और फाइनली पुलिस विशाल को दबोचने में कामयाब हो जाती है। पुलिस उसे सूरत शहर में ही पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है। वह यह बताता है कि यह चिट्ठी तो खैर उसी ने लिखी है और उसने अपनी पत्नी का कत्ल, शिल्पा का कत्ल 20 अप्रैल को ही जैसे ही उसी के दुपट्टे से गला घोट कर दिया था। पुलिस ने पूछा कैसे किया, क्यों किया, वहाँ लाश ले जाकर तुमने कैसे ठिकाने लगाई? तो अब विशाल ने पूरी कहानी सुनाई जो अपने आप में काफ़ी हैरान करती है। विशाल ने यह बताया है कि अपनी पत्नी को 20 अप्रैल को कुछ सामान शिफ्ट करने की बात कहकर गोधरा का उस मकान जो है वहाँ लेकर गया था, श्रमजीवी सोसाइटी कांगड़ी की चाल वाले उस पुराने मकान में, जिसका मालिकाना भी विशाल और उसके परिवार के पास ही है। अपने उस पुराने मकान में जो अब खंडर हो चुका है, और उस मकान में ले जाकर उसने धोखे से अपनी बीवी शिल्पा को उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया। उसके बाद क्योंकि उसकी लाश को ठिकाने लगानी थी तो उसने कुछ सीमेंट का इंतज़ाम कर रखा था, पानी वगैरह और मिट्टी, ये सारी चीज़ों के सहारे उसने लाश को एक बड़े से वहाँ पड़े खाली संदूक में भरा और भरने के बाद उसे सीमेंट और मिट्टी से भर दिया, चिनवा दिया। लेकिन उसे डर था कि शायद इतना सब कुछ करने के बावजूद उस लाश से बदबू बाहर आ सकती है और इसका राज लोगों को पता चल सकता है, जिससे वो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए वो एक एयर फ्रेशनर भी खरीद के लाया था और उसने एयर फ्रेशनर को उसी कमरे में रख दिया ताकि अगर कोई बदबू उससे उठे भी, बाहर भी आए तो थोड़ा सा इस एयर फ्रेशनर की वजह से वो साइड हो जाए और आसपास को लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी ना मिले। ऐसे भी खंडरनुमा मकान से अगर कोई बदबू आए तो लोग पहले तो बहुत हैरान नहीं होते, क्योंकि कई बार कोई जंतु, जानवर, यहाँ तक कि कोई चूहे भी मर जाते हैं तो काफ़ी तेज़ बदबू आती है और लोग परेशान होते हैं। लेकिन लोग यह उम्मीद नहीं करते कि कोई लाश हो सकती है। तो विशाल को यह उम्मीद थी कि वह कभी राज बाहर नहीं आएगा और वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। मगर सच्चाई यह कि पकड़े जाने के बाद विशाल ने यह कहा कि उसे कत्ल तो कर दिया, मगर उसका गिल्ट या उसकी अंतरात्मा कहें या उसका ज़मीर कहें, वो उसको बहुत परेशान कर रहा था, उसे झकझोर रहा था, उसे धिक्कार रहा था। खासकर इसलिए कि विशाल और शिल्पा के 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को उसकी माँ की गुमशुदगी के बारे में क्या बताए। इसलिए उसने यह चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उसने अपना जुर्म कबूला, और ना सिर्फ जुर्म कबूला बल्कि कहाँ पर अपनी पत्नी की लाश उसने ठिकाने लगाई है उसका भी पता गली नंबर के साथ, मकान नंबर के साथ उसने लिख कर दिया और फिर अपने घर से वह फरार हो गया। उसने जब पकड़ा गया तो उसने पुलिस को बताया कि वह खुद भी शायद खुद को ख़त्म कर लेता अगर वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। अब सवाल यह है कि अगर विशाल वाकई इतना इमोशनल है, उसने अपने बच्चों को देखकर जो है उसकी माँ का ख्याल आया और उसने ये चिट्ठी, मार्मिक चिट्ठी, जिसने उसने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया और फरार हो गया, तो फिर उसने अपनी पत्नी की जान क्यों ली? तो इसका जवाब है शक का भयानक कीड़ा। शक का कीड़ा मतलब विशाल को अपनी पत्नी, जो कि पेशे से एक डाइटिशियन है, उस पर शक था कि उसकी पत्नी का किसी और से अफेयर है। विशाल ने बताया कि उसकी शादी को अब कई साल गुजर चुके थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही जो है उसकी पत्नी के साथ उसकी दूरियां बढ़ने लगी और अनबन शिल्पा के साथ ही उसकी रहने लगी, क्योंकि शिल्पा जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अपनी मर्जी की मालिक थी। वह जब चाहे घर से जाती, जब चाहे वापस आती, अलग अलग लोगों से बात करती, और कभी भी अगर वह शिल्पा का मोबाइल चेक करने या देखने की कोशिश करता तो शिल्पा इसकी इजाज़त नहीं देती। और इजाज़त देना तो दूर की बात, अगर कभी गलती से उसका मोबाइल फ़ोन विशाल के हाथ लग जाता तो शिल्पा वो फ़ोन झटक लिया करती थी, छीन लिया करती थी। वो बहुत सजग रहती थी कि उसका फ़ोन कभी उसके पति को ना मिले। यह सब कुछ जो घटनाओं का जो पूरा समूह है, अलग अलग घटनाओं का, ये सारी चीज़ें
विशाल के मन में अपनी पत्नी को लेकर शक का भाव है उसको लगातार बढ़ा रहा था। और ऐसे में विशाल को लगता था कि अब उसे अपनी पत्नी से पीछा छुड़ा लेना चाहिए, और इसी के तहत उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की पूरी प्लानिंग की। प्लानिंग के तहत वो 20 अप्रैल को अपनी पत्नी को लेकर स्कूटी पर घर से बाहर निकला। 20 अप्रैल को ही उसने अपनी पत्नी को एक बहाना दिया कि वो अपने पुराने मकान में जाएंगे जहाँ खंडर है, वहाँ से कुछ सामान लाएंगे या कुछ सामान वहाँ शिफ्ट करेंगे। कुछ इस तरह की कहानी उसने अपने बनाई और शिल्पा को लेकर वह उस खंडरनुमा मकान में चला गया। शिल्पा को अपने आने वाले वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके पति उसके खिलाफ इतनी खतरनाक साजिश रच चुका है। वो चली गई, लेकिन वहाँ उसकी गला घोंटकर पहले उसकी पति ने उसकी हत्या की, फिर उसकी लाश को अपने ही घर के संदूक में ट्रंक में ठिकाने लगा दिया। अब इस मामले का खुलासा हो गया, लेकिन पूरे सूरत के लोग इस कहानी को जानकर हैरत में हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और वो भी तब जब उसको अपनी बीवी के इंटीग्रेट को लेकर और उस कमिटमेंट को लेकर सिर्फ शक था, यकीन नहीं था। मैं यह भी मान सकता हूँ कि चलिए यकीन भी होगा या उसने कोई राज जान भी लिया होगा, पकड़ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी उसके पति को यानी विशाल को यह हक बिल्कुल नहीं है कि वो उसकी महिला की जान लेता, उसकी पत्नी की जान लेता। 2 छोटे छोटे बच्चों की वो माँ भी है। कानूनी तौर पर वो अलग हो सकते थे, तलाक लेने की सोच सकते थे, पंचायत और समाज के बीच अपनी बात को लेकर जा सकते थे। हो सकता है घर के बड़े बूढ़े उसका साथ देते, लेकिन यहाँ तो उसने गलत ही फैसला कर लिया। तो यह थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले की। बागपत में एक सरकारी कर्मचारी रहते थे जो जिला नगरीय विकास अधिकरण, जिसे डड्डा भी कहते हैं, उसमें काम करते थे। उनका नाम था विक्रांत कुमार। उनकी उम्र थी तकरीबन 37 साल। उनके परिवार नोएडा में रहता है, और परिवार ये लोग नोएडा में रहते हैं और सरकारी नौकरी है। विक्रांत की तो ये बागपत में रहते थे, और मूल रूप से विक्रांत उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज के रहने वाले हैं। अभी हुआ यूँ कि पिछले महीने की 16 अप्रैल को विक्रांत अपने घर से निकले काम पर जाने के लिए, लेकिन ना तो वो काम पर गए और ना ही वो घर वापस लौटे। इस बीच उनका मोबाइल फ़ोन वो भी रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो गया। परिवार के लोग बागपत में नहीं रहते थे। नोएडा से उन लोगों ने विक्रांत को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत से बात नहीं हो पा रही थी। ऑफिस के कुछ लोगों से बातचीत हुई। ऑफिस वालों ने बताया कि विक्रांत तो आज ऑफिस नहीं आए हैं। तो जो है उसकी पत्नी है, जो उसकी मिसेज है, वो लाजमी तौर पर बहुत परेशान हो गई। उन्होंने नोएडा से जितने हो सकता था बागपत के लोगों से पूछताछ की, उनको ढूंढने की कोशिश की। फिर बागपत भी पहुंची और अपने पति को ढूंढने की पूरी ताकत लगा दी। जितने नाते, रिश्तेदार, जानकार, दोस्त, यार हैं, सबको कांटेक्ट किया, लेकिन विक्रांत कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 16, 17, 18, 19 कई दिनों का वक्त गुजर गया। वो ढूंढती रही, लेकिन विक्रांत का पता नहीं चल रहा था। आखिरकार उन्होंने बागपत के कोतावली पुलिस स्टेशन में 23 अप्रैल को अपने पति विक्रांत कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। देखा जाए तो एक बालिग आदमी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट तो पुलिस वो है दर्ज कर लेती है, और पुलिस अपने पेश में अपनी रफ्तार से इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। लेकिन गुमशुदगी की जो शिकायत या अपने पति की गायब होने के बारे में जो कंप्लेंट विक्रांत कुमार की पत्नी ने दी थी, उस कंप्लेंट में एक खास बात थी। वो बात यही थी कि उन्होंने ये लिखा था कि विक्रांत के साथ उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है राखी कश्यप। यह राखी कश्यप मेरे पति के पीछे पड़ी हुई थी, और मुझे डर है कि मेरे पति के गायब करने में राखी का हाथ हो सकता है। अब मामला सामान्य गुमशुदगी का नहीं था। इस कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जिसका कोई ना कोई सिरा, कोई ना कोई कनेक्शन राखी नाम की उस लड़की से जुड़ा हुआ था। तो अब पुलिस ने इस मामले को और गहराई से जांच परखने का फैसला किया, और राखी के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने लगी। राखी के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो बागपत की ही रहने वाली है। बागपत के एक गाँव है राजपुर खानपुर, इस गांव की वह रहने वाली है, और राखी की 2 शादियां हो चुकी है। बदकिस्मती से उसकी दोनों शादियां जो है वो नाकाम रही और अलग हो गई। अपने पतियों से तलाक लेना पड़ गया उससे को। लेकिन इन दिनों राखी सोशल मीडिया पर और ख़ासकर इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव थी, और उसके फॉलोअर्स की तादाद भी हज़ारों में थी। राखी काफ़ी खूबसूरत लड़की थी और अपने आप में एक बहुत अच्छी तरीके से कैरी करती थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी
में जो सबसे अट्रैक्शन करने वाली बात थी वो ये थी कि उसकी कमर पर हमेशा एक पिस्टल का लगा होना। जी हाँ, राखी के पास एक लाइसेंसी पिस्टल थी जो वो बहुत ही शान से लेकर घूमती थी और उसे फ्लर्ट किया करती थी। अब कई लड़की जो सोशल मीडिया पे दे धनाधन रील्स डाल रही हो, हर रील्स पर तकरीबन उसकी कमर में एक पिस्टल चमक रही हो, तो उस लड़की की इमेज कैसी बनती है आप समझिए। उस लड़की की इमेज एक बहुत ही मजबूत और दबंग लड़की के सोशल मीडिया में फैली हुई थी, बनी हुई थी। अब इस राखी का विक्रांत कुमार के साथ मिलना जुलना था, जैसे कि उसकी पत्नी ने बताया, और वह यह भी कहा कि राखी ही मेरे पति की गुमशुदगी के पीछे हो सकती है। तो पुलिस जो है वो अब राखी को ढूंढने लगी। राखी के बारे में जो जानकारी दी, बताया, वो सारी जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने राखी को पूछताछ के लिए बुलाया। राखी आई, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आई और विक्रांत के बारे में तमाम सवाल जवाब पुलिस ने राखी से पूछे और राखी ने सारे सवालों का जवाब बहुत ही सीधे अंदाज में दिया और उसने यह क्लियर कर दिया कि विक्रांत कुमार से उसकी दोस्ती ज़रूर है, दोनों साथ में काम भी करते हैं, मिलना जुलना भी है, लेकिन विक्रांत कुमार की गुमशुदगी में उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से ऑफिस के बाहर भी उसकी जान पहचान और मुलाकात है। अगर कोई गायब हो जाए तो किसी आदमी की गुमशुदगी का उससे क्या लेना देना हो सकता है। तो राखी ने कुल मिलाकर अपने आप को इनोसेंट बताया और कहा कि उसे कुछ नहीं मालूम, और पुलिस ने उसकी बातों सुनी और पुलिस उसकी बातों से कन्विंस्ड हो गई और पुलिस ने उसको जाने दिया। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर गया और इसी बीच सहारनपुर पुलिस को एक जानकारी मिली, एक बात पता चली। अब तक पूरी कहानी बागपत की, अब सहारनपुर की पुलिस को एक जानकारी मिली। पुलिस को यह पता चला कि बड़गांव थाना इलाके में एक नहर बहती है, उस नहर में एक शख्स की लाश मिली है। यह जानकारी सहारनपुर पुलिस को 16 अप्रैल, जिस दिन विक्रांत कुमार गायब हुआ था, उससे ठीक एक दिन बाद मिली थी। यानी एक दिन बाद एक डेड बॉडी सहारनपुर पुलिस को बड़गांव पुलिस स्टेशन की हद में एक नहर में बरामद हुई थी। जब यह लाश मिली, सहारनपुर पुलिस ने उस लाश को रिकवर तो किया और उसकी पहचान की कोशिश भी तेज कर दी, लेकिन यह शख्स कौन है, मरने वाला आदमी कौन है, यह पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने जब बारीकी से उस लाश का मुआयना किया तो पुलिस ने यह देखा कि उस लाश को कम से कम 3 गोलियां मारी गई है। सीने पर 2 गोलियां हैं, जांघ में 1 गोली है। इसके अलावा शरीर पर और सिर पर खासकर किसी भारी ऑब्जेक्ट से, हेवी ऑब्जेक्ट से हमला किया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि उस आदमी को काफ़ी टॉर्चर करके गोलियों से और दूसरे तौर तरीक़ों से उसकी हत्या की गई हो। यह 17 अप्रैल की बात है, लेकिन सहारनपुर पुलिस ने जब यह डेड बॉडी रिकवर की, उस आदमी की पहचान पता नहीं हो पाई। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर गया। आखिरकार उस आदमी की पहचान पुलिस पता करने में कामयाब हो गई। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही विक्रांत कुमार था, जिस विक्रांत कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने लिखवाई थी, और जो विक्रांत कुमार जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी डूडा नाम से ऑर्गेनाइजेशन में सरकारी महकमे में काम करते थे। लेकिन विक्रांत कुमार जो 16 को गायब हुए थे, 17 को उनकी लाश मिल गई। इस बीच उसकी हत्या किसने की, यह एक बड़ा सवाल था। अब पुलिस ने फिर से राखी के बारे में जानकारी जुटाने लगी, क्योंकि राखी पर घर वालों ने शक जताया था और राखी को एक बार पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ भी दिया था। अब जब मर्डर हो गया, लाश ही मिल गई, तो पुलिस को लगा कि नहीं, अब तो राखी से पूछताछ होनी चाहिए फिर से। पुलिस ने फिर से राखी को ढूंढने की कोशिश किया, मगर हैरानी भरे तरीके से राखी भी गायब हो चुकी थी। पुलिस का दिमाग ठनका और पुलिस सोचने में लग गई कि यह मामला क्या है। मतलब एक बंदा जिसकी लाश तलाश कर रहे थे, उसकी हत्या हो गई, जिस पर शक था वो गायब हो गई। कुछ दिन गुजरे, 27 अप्रैल को राखी कश्यप की भी लाश बरामद हुई, और यह लाश भी जो है पहले अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के तौर पर बरामद हुई थी। जगह है सहारनपुर के नौगांवा का जंगली इलाका। अब यह लाश जब पहली बार पुलिस को मिली तो यह एक अनआइडेंटिफाइड अनक्लेम्ड डेड बॉडी, जिस पर तेज़धार हथियार से वार किए जाने और तेज़धार हथियार से ही गला काटे जाने के निशान थे। लेकिन इस मरने वाली लड़की की पहचान तभी हो सकती थी जब पुलिस ने उस लड़की की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की, तो पता चला कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही राखी है, जिस राखी को विक्रांत कुमार की गुमशुदगी के मामले में पूछताछ करने के बाद छोड़ चुकी है। अब पुलिस उलझन में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि अब इस मामले की जांच आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, क्योंकि जिस पर शक था गुमशुदगी और कत्ल का, यहाँ खुद उसी का कत्ल हो चुका था। अब इन दोनों का कातिल कौन है, अब यह पुलिस को पता लगाना था। तो पुलिस के लिए पहले एक चैलेंज था, उसके बाद दूसरा चैलेंज ऐसा आया कि पहला और दूसरा दोनों मामले जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गए और उलझ गए।
अब पुलिस एक साथ विक्रांत कुमार और राखी कश्यप दोनों के कत्ल की कहानी पता करने में जुट गई। पुलिस ने क्या किया, इन लोगों के सर्कल में या इन लोगों के मिलने जुलने वाले के जो बाकी लोग थे, पुलिस ने उनके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। इनके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स खंगाले गए, मतलब मोबाइल फ़ोन की कॉल डाटा पुलिस ने निकलाई और यह पता करना शुरू किया कि इनकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी, इनकी किन किन लोगों से बातचीत होती थी। 16 तारीख को ये दोनों कहाँ थे, उसके बाद 27 को डेट मिली थी राखी की, तो 27 को राखी यहाँ जिस जगह पर उसकी लाश मिली उससे पहले वो कहाँ थी। पुलिस यह सारी जानकारी जुटाने में लगी और यह जानकारी को जुटाने के क्रम में पुलिस को 2 लोगों के बारे में पता चला। ये 2 नए लोग थे। इनमें एक का नाम था सुधारस चौहान और दूसरे का नाम था कपिल चौहान। सुधारस चौहान भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा मोटा नेता है और सहारनपुर जिले में वह पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हुआ करता था, जबकि कपिल चौहान एक दवा कारोबारी है, मेडिसिन का उसका काम है। और कपिल और सुधारस दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। पुलिस ने जब राखी की कॉल डिटेल निकाली, विक्रांत की कॉल डिटेल निकाली, तो यह क्लियर हो गया कि राखी और विक्रांत की एक दूसरे से कई बार बातचीत होती थी, दिन में और घंटों घंटों बातचीत होती थी। इस तरह की बातचीत जो इस तरफ का इशारा करती है कि दोनों के बीच सिर्फ एक कलीग या दोस्त वाला रिलेशन नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे की और उसकी जान पहचान या मुलाकात है, या उनके संबंध उससे भी ज़्यादा घनिष्ठ है। अब इसी बीच पुलिस ने राखी के मोबाइल फ़ोन के डिटेल को जब और एक्सप्लोर किया तो पता चला कि उसकी सुधारस चौहान से नाम के उस बीजेपी लीडर से भी लगातार बातचीत होती है और बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। इत्तेफाक से 16 अप्रैल को सुधारस, कपिल, राखी और विक्रांत इन चारों की लोकेशन बागपत में ही एक जगह पर नजर आ रही थी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि 16 अप्रैल को जिस दिन विक्रांत गायब हुआ था, विक्रांत कुमार उस दिन गायब होने से पहले विक्रांत राखी के साथ ही था और राखी और विक्रांत के साथ सुधारस और कपिल चौहान भी थे। इन चारों की लोकेशन तकरीबन साथ साथ पुलिस को नज़र आ रही थी। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, हत्या भी हो चुकी है और यह 2 लोग अब पुलिस के रडार में आ चुके थे। पुलिस ने इसके बाद सुधारस और कपिल चौहान इन दोनों को हिरासत में लिया और इनसे विक्रांत और राखी को लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों कत्ल की कहानियाँ खुलती चली गई और वो कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर पुलिस वाले भी का भी दिमाग घूम गया। हुआ यह है कि विक्रांत चौहान और राखी के बीच घनिष्ठता तो थी ही। राखी विक्रांत चौहान की एक प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। बेसिकली विक्रांत चौहान नहीं, विक्रांत कुमार मथुरा में एक ज़मीन खरीदने वाला था और राखी की नज़र उस ज़मीन पर, वो चाहती थी कि विक्रांत वो ज़मीन जो है उसके नाम पर कर दे। असल में विक्रांत और राखी के बीच में रिलेशन थे, तो राखी अक्सर विक्रांत को ब्लैकमेल किया करती थी कि अगर तुमने वो ज़मीन मुझे नहीं दी तो फिर मैं हमारे रिलेशन की पोल पट्टी लोगों के सामने रख दूंगी और जो भी प्राइवेट फ़ोटोग्राफ हमारे हैं वो दुनिया के सामने उजागर कर देगी। विक्रांत इस चीज़ों से बहुत ही भयक्रांत रहता था, डरा हुआ था। तो विक्रांत के साथ ही राखी ने इस ज़मीन को हथियाने के लिए 16 तारीख को एक पार्टी रखी थी। 16 अप्रैल को उस पार्टी में विक्रांत तो खैर आया ही था, सुधारस और कपिल को भी बुलाया था। यह बागपत के एक मकान में पार्टी हो रही थी। 4 ही लोग इस पार्टी में थे, लेकिन इस पार्टी में खुशी का माहौल जो था वो अचानक जो है वो तनाव और तकलीफ़ में तब्दील हो गया। हुआ यह है कि मथुरा वाली प्रॉपर्टी को लेकर विक्रांत कुमार के साथ राखी के पहले कहासुनी शुरू हुई और राखी ने गुस्से में आकर अपने उस लाइसेंसी पिस्तौल से, जिसे वो कमर में लगाकर अक्सर रील बनाया करती थी, उसने विक्रांत को गोली मार दी। विक्रांत को गोली जांघ में लगी और काफ़ी तेज़ी से खून बहने लगा। आमतौर पर जांघ ऐसी जगह होती है जिसे देखा जाए तो यह कोई वाइटल ऑर्गन तो नहीं है, जैसे इंटरनल ऑर्गन जैसे होते हैं या सिर का कोई हिस्सा होता है, उस तरह का कोई वाइटल ऑर्गन तो नहीं, लेकिन इसी जांघ में अगर होकर कोई सारे खून की नसें जो है वो गुजरती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जांघ पर किया गया बुलेट अटैक या स्टेप इंजरी इंसान की मौत की वजह बनता है, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी तेज़ी से होता है। तो विक्रांत की जांघ में गोली लग गई। अब जब जांघ में गोली लग गई तो फिर सुधारस और कपिल ये दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि गोली तो गुस्से में अचानक जो है राखी ने चला दी। इन दोनों ने अब राखी से यह कहा कि अब क्या करें। तो राखी ने फिर इनको, खासकर सुधारस को कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास है और वो तस्वीरें तुम अक्सर मुझसे मांगते हो, वो प्राइवेट फ़ोटोग्राफ हैं हमारे रिलेशनशिप के, ये तुम सच जानते हो। मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही आने वाले ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। बस तुम एक काम करो कि इस बार विक्रांत को ठिकाने लगाना है और उससे गोली तो लग चुकी है, उसकी हत्या करने में तुम मेरी मदद करो। असल में राखी जो है वो विक्रांत कुमार के साथ
ही ब्लैकमेल नहीं करती थी, सिर्फ उसके साथ ही उसके संबंध नहीं थे, राखी के संबंध सुधारस के साथ भी थे और सुधारस के कुछ प्राइवेट पर्सनल फोटोग्राफ जो है वो राखी के पास थे और राखी इन तस्वीरों से सुधारस को ब्लैकमेल करती थी और सुधारस से पहले 25 लाख भी वसूल चुकी थी। अब विक्रांत कुमार को गोली लगने के बाद जब सुधारस सोच में पड़ गया कि अब इसका करना क्या है, तो राखी ने उसे कहा कि विक्रांत की हत्या करने में और इसकी लाश को ठिकाने लगाने में तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना बंद कर दूंगी और अब हम लोग साथ ही रहेंगे क्योंकि विक्रांत का कांटा तो हमारे रास्ते से हट जाएगा। सुधारस को यह बात समझ में आई और उसे कन्विंस भी लगी। उसने लगा कि ठीक है, राखी ब्लैकमेल नहीं करेगी, इसके साथ मेरा रिलेशन तो है ही, अब हम साथ में ही रहेंगे और जो मेरी फ़ोटोग्राफ है प्राइवेट फ़ोटोग्राफ वो भी राखी डिलीट कर देगी। तो इसी उम्मीद से सुधारस ने अपने दोस्त कपिल के साथ मिलकर विक्रांत को पहले एक चादर में लपेटा। वो दर्द से छटपटा रहा था, उसके हाथ पांव बांध दिए। उसके बाद उसको ये 3 लोग उठाकर, सुधारस, कपिल और राखी, ये तीनों लोग उठाकर एक कार में दूर ले गए उस नहर के पास जिस नहर के पास डेड बॉडी मिली थी। मैंने आप लोगों को वो जगह बताया था, बड़गांव थाना इलाके में एक नहर है, वहाँ पर लेकर गए और वहाँ ले जाने के उसे जख्मी हालत में पहले ज़मीन पर पटका, उसके बाद सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया और फिर डेड हो जाए इसे इंश्योर करने के लिए उसे 2 गोलियां और मारी और उसके बाद उस लाश को उसी के हाथ पांव बंदी हालत में उस नहर में फेंक दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके बाद यह 3 लोग वापस चले आए और अब तक जो है लाश पुलिस को भी मिल चुकी थी। एक दिन बाद पुलिस को लाश मिल गई और जब लाश मिली तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। उधर जब छानबीन शुरू की तो पुलिस ने राखी को बारे में पता चला, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। पुलिस ने राखी को पूछताछ के लिए बुलाया था और इसके बाद राखी को पहली पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया था, जाने दिया था, क्योंकि राखी ने यह बताया कि विक्रांत से उसकी दोस्ती तो है लेकिन विक्रांत की गुमशुदगी के बारे में वो कुछ नहीं जानती और पुलिस इस बात से पहली बार कन्विंस होकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। अब ये जो सुधारस और कपिल है, इनकी दुखी बड़ी हुई थी। यह इस बात को लेकर परेशान थे कि राखी को पुलिस बुलाकर पूछताछ कर रही है, इसका मतलब पुलिस को विक्रांत और राखी का कनेक्शन पता चल गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल को राखी जो है पुलिस के डर से विक्रांत के कत्ल की पूरी कहानी सच सच बता दे और अगर उसने बता दिया तो हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे। यह बात सुधारस और कपिल के दिमाग में घर कर गई। सुधारस और कपिल ने अब नई प्लानिंग बनाने की शुरुआत की और वो प्लानिंग यह थी कि वो राखी को भी ठिकाने लगा देंगे। यह बेसिकली एक कातिल के कत्ल की कहानी थी जिसे आप डबल क्रॉस भी कह सकते हैं। डबल क्रॉस इसलिए क्योंकि सुधारस और कपिल अब राखी का डबल क्रॉस करने जा रहे थे। इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने राखी को एक फार्म हाउस में पार्टी के बहाने फिर से बुलाया। इस बार राखी फार्म हाउस में आई और उस फार्म हाउस के सहारनपुर के फार्म हाउस में पार्टी हुई। शराब के नशे में सुधारस और कपिल ने प्लानिंग के तहत राखी को ओवर पावर किया और उसके बाद उन्होंने तेज़दार हथियार का इंतजाम कर रखा था, चाकू का, हथौड़े का। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने पहले राखी का गला रेत दिया, उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू मारे और फिर हथौड़े से उसके भी सिर पर घातक वार किए और इस तरह से उसकी हत्या कर दी। यह हत्या हुई नौगांवा सहारनपुर के एक फार्म हाउस में जिसके पास में ही घने जंगल का इलाका है। हत्या करने के बाद इन दोनों ने राखी की लाश को जंगल में ले जाकर फेंक दिया और इनका यकीन था कि इन घने जंगलों से लाश बरामद होने से तो रही, न तो कभी राखी की लाश मिलेगी और ना ही कभी विक्रांत के कत्ल के बारे में, ये राखी के कत्ल के बारे में किसी को पता चलेगा। वो निश्चिंत हो गए और वो वापस आकर अपनी लाइफ को रिज्यूम कर ली। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो शामिल हो गए। लेकिन पुलिस मामले की जांच करती, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले सुधारस तक पहुंची और फिर कपिल तक पहुंची और कपिल और सुधारस तक पहुंची। मोबाइल फ़ोन के डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फुटप्रिंट को ट्रैक करते हुए राखी के बारे में, विक्रांत के बारे में जानकारी जुटाती हुई। उसके बाद सुधारस से और कपिल से जब पूछताछ हुई तो पहले सुधारस ने विक्रांत की असली कहानी पुलिस को बताई और फिर यह बताया कि किस तरह से वो डरे हुए गए थे और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने फिर राखी के कत्ल की प्लानिंग की और इस तरह से उन्होंने राखी की हत्या कर दी। तो पूरी कहानी शीशे की तरह पुलिस के सामने साफ हो चुकी थी और पुलिस ने कपिल और सुधारस को फाइनली अरेस्ट कर लिया। और इस तरह से एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस जिसे एक के बदले 2 हत्या हुई और उसमें एक कत्ल हुआ उस कातिल मास्टरमाइंड लड़की की भी हुई जिसने पहले मर्डर का प्लान किया, यानी पहली हत्या की प्लानिंग की थी। ज़रूरत से ज़्यादा उछंगल होकर ज़िंदगी जीना, लोगों को ब्लैकमेल करना, किसी को इस्तेमाल करना, वो कितना ख़तरनाक हो सकता है वो इस घटना को सुनकर और इसकी पूरी कहानी को समझकर उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस पूरी घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है?
सुधारस और कपिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? राखी और विक्रम पर आपका क्या नज़रिया है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। हम मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के अंककोडिया इलाके में 4 मई को एक लड़की की लाश मिली। यह लाश एक सुनसान जगह पर पड़ी हुई थी और लाश को देखकर ये क्लियर कट लग रहा था कि यह मामला मर्डर का है, क्योंकि जिस युवती की लाश मिली थी, जिस लड़की की लाश मिली थी, उसके गले में स्ट्रेंगुलेशन मार्क थे, यानी कि वो लिक्चर मार्क, वो दाग जो कि किसी के गला घोट जाने के वक्त बनता है। अब जब लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ी तो लोगों ने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उस लाश को रिकवर किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लाश की पहचान पता करने की कोशिश तेज की, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि लाश के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई मोबाइल फ़ोन या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उस मरने वाली लड़की की पहचान हो पाती। लेकिन पुलिस की कोशिश जारी थी और पुलिस ने उस लाश की तस्वीरें क्लिक करके उसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इस तरह के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स और ग्रुप में शेयर करने की शुरुआत की। उधर वडोदरा की ही एक लड़की ठीक एक रोज़ पहले अपने घर से गायब हुई थी। वो 3 मई की बात है। 3 मई को वो लड़की अपने घर से यह बात कहकर निकली थी कि मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। असल में उस लड़की के किसी दोस्त के यहाँ कोई प्रोग्राम था, तो उसे लगा कि ये अच्छा मौका है, हाथ में मेहंदी लगा लूँगी। वो घर से निकली, लेकिन 3 मई को जब वो घर से निकली उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटी। घर वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। वो लड़की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी, तो ऐसे में घर वालों ने उस प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से भी बातचीत की और पता लगाने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बेटी 3 मई को काम पर चली गई हो, वर्कलोड की वजह से वो कॉल ना कर पा रही हो। लेकिन उन्होंने वहाँ भी निराशा हाथ लगी और पता चला कि लड़की जो है ऑफिस नहीं आई थी। तो पुलिस उधर लाश की पहचान पता करने में जुटी थी और इधर घर वाले अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे। इस बीच घर वालों की नज़र पुलिस की तरफ से शेयर किए गए उस सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी, जिसमें लाश की कुछ तस्वीरें पुलिस ने डाल रखी थी। अब घर वालों ने जब ये तस्वीरें देखी तो उनको तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यह तस्वीर जो है उनकी बेटी की ही थी। लेकिन सिर्फ यह मान लेना या बोल देने से काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया घर वालों ने, और पुलिस वालों ने कहा ठीक है, एक बार ऑफिशियली आप उस डेड बॉडी की पहचान कर लीजिए। लाश अभी भी वहीं रखी हुई है पोस्टमार्टम हाउस में, तो एक बार चल के उसे प्लीज़ देख लीजिए। तो घर वाले पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस और उन्होंने कंफर्म किया कि ये उनकी बेटी की ही लाश है। ये कंफर्म हो गया है कि 3 तारीख को लड़की जब घर से निकली थी उसके बाद उसका कत्ल हुआ और 4 तारीख को उसकी लाश बरामद हो गई। अब सवाल यह था कि लड़की की जान किसने ली, उसका कत्ल किसने किया और लड़की की किससे ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेशन तो खैर पुलिस कर ही रही थी। पुलिस को उस लड़की के मोबाइल नंबर का पता चल चुका था, क्योंकि घर वाले मिल चुके थे। घर वालों ने उस लड़की की पहचान कर ली थी, तो पुलिस ने उस मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। पुलिस ने यह देखना शुरू किया है कि वह लड़की आखिरी बार में उससे किससे बात हुई और लास्ट टाइम जब वो जहाँ पर थी अंककोडिया इलाके में, उससे पहले वो कहाँ कहाँ गई और कहाँ कहाँ से ट्रैवल करती हुई अंककोडिया पहुँची। पुलिस ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन के टावर की लोकेशन, डंप डाटा, इन सारी चीज़ों से पुलिस उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा रही थी। इसके साथ ही पुलिस को एक और फिजिकल क्लू भी पुलिस को मिला था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट तो अपनी जगह है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक ऐसी चीज़ मिली थी जो इस मामले में एक सुराग साबित हो सकता था। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी एक चादर। वो चादर जिस चादर में लपेटकर इस लड़की की लाश को अंककोडिया के सुनसान इलाके में फेंका गया था। असल में वो चादर बिल्कुल नई सी थी और उस चादर में एक टैग लगा हुआ था। यह टैग एक ब्रांड का था और जब पुलिस ने इस चादर को देखा तो पुलिस को इस टैग के सहारे हो सकता है कि चादर खरीदने वाले या इस चादर का इस्तेमाल करने वाले शख्स के बारे में जानकारी मिल पाए। टैग डी मार्क का था। आप सबको पता होगा, डी मार्क एक बड़ा रिटेल चैनल है और काफ़ी नाम है उसका। तो जब पुलिस ने देखा कि चादर में डी मार्ट का टैग लगा हुआ है, तो पुलिस ने वडोदरा में डी मार्ट के जो स्टोर हैं उन स्टोर को विज़िट करना शुरू किया और पुलिस ने यह पता करना शुरू किया कि इस चादर को ख़रीदारी हाल के दिनों में कब हुई और कौन इस कलर या इस डिज़ाइन की चादर को ख़रीद कर ले गया। आपको पता है ये गर्मी के दिन हैं तो बहुत ज़्यादा चादर वगैरह की बिक्री नहीं होती होगी,
जिस तरह से चादर की बिक्री जो है वो विंटर में होती है, तो ऑफ सीज़न जैसी बात है, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। तो खैर अब इस वजह से पुलिस को अपना एक्सरसाइज में और अपनी कोशिश में बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। डी मार्ट के स्टोर ने कंफर्म कर दिया कि यह चादर उन्हीं के यहाँ से 2 दिन पहले बेचा गया था, और 2 दिन पहले ऑब्वियसली ये ग्राहक ने यह चादर खरीदी थी। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप अपने स्टोर के सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाइए, और जिस ग्राहक ने भी वो चादर खरीदी थी उसके अबाउट्स के बारे में आपको जो कुछ जानते हैं वो हमें बताइए, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखा तो पुलिस की नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो वो चादर खरीद कर ले जा रहा था। यह नौजवान कौन था, अब पुलिस को इसकी पहचान करनी थी। पुलिस ने उधर दूसरी तरफ, जो कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने उस लड़की के जो इलेक्ट्रॉनिक्स फुटप्रिंट्स हैं, पुलिस उसको एक्सप्लोर कर रही थी, मोबाइल फ़ोन का डम डाटा, CDR वगैरह। इससे पुलिस ने यह पता किया कि आखिरी बार में किस किस से बातचीत हो रही थी। तो पुलिस ने देखा कि एक पर्टिकुलर नंबर पर उस लड़की की कई बार बातचीत हुई थी, और इत्तेफाक से जो टावर, मोबाइल फ़ोन के टावर की लोकेशन है, वो टावर की लोकेशन में भी वो पर्टिकुलर नंबर जो है 2 दिन पहले डी मार्ट के उस स्टोर के आसपास भी एक्टिव नज़र आ रहा था, जो इस बात का इंडिकेशन था कि जिस लड़के से उस विक्टिम गर्ल की कातिल का शिकार बने लड़की की बात हो रही थी, उसी लड़के ने आकर चादर खरीदी थी। अब यह लड़का कौन था, क्योंकि मोबाइल नंबर पता चल चुका था, तो पुलिस ने उसकी पहचान भी पता कर ली। इस लड़के की पहचान रोहन परमार के तौर पर हुई, जो बोली इलाके में रहने वाला था। रोहन परमार के बारे में पुलिस को यह पता चला कि वह वडोदरा में ही एक कैफ़े में काम करता है, और वह जिस कैफ़े में काम करता है उसके सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर यह लड़की जिसकी हत्या हुई वो काम करती है। यानी दोनों के ऑफिसेज जो है, ये दोनों एक वर्क स्टेशन जो है वो एक दूसरे के आसपास हैं। यह एक तरह से इस बात की पुष्टि की कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और मोबाइल फ़ोन के जो डाटा है वो तो खैर इंडिकेशन कर ही रहे थे कि, लेकिन उनकी फिज़िकली एक दूसरे की जान पहचान की भी यह पुष्टि हो रही थी कि दोनों ऑफिसर्स जो एक दूसरे के आसपास थे। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए रोहन को ढूंढना शुरू किया, और आखिरकार उन्हें नेत्रंग इलाके से पुलिस ने दबोचा। रोहन से पुलिस ने सवाल किए। शुरू में वो पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि उसी ने उस लड़की की हत्या की है। सवाल यह है कि क्यों, तो जवाब यह है कि पिछले 5-6 महीनों से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, और रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा था, लड़के का यह कहना था। लेकिन लड़के ने यह कहा कि उसकी जो पार्टनर है लड़की, उसने हाल के दिनों में उसे धोखा देना शुरू कर दिया, और कुछ और नौजवान लड़कों से वो लगातार बातचीत कर रही थी। इसकी वजह से उसका रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ चुका था, और लगातार उस लड़की से उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इस लड़के ने बताया कि उसने पहले ही प्लान कर लिया था कि लड़की जो है, इस बारे में जब लड़ाई होती थी तो लड़की कंफर्म करती थी और बिल्कुल उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब वो रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस नहीं लग रही थी, जबकि लड़का जो है वो बहुत पेशेंट तरीके से ये कहे कि डिस्परेंट तरीके से उस लड़की से के साथ इन्वॉल्व था। तो जब लड़की के साथ उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इसने तकरीबन 5 दिन पहले उस लड़की को मारने का प्लान बनाया, और गुजरात में वडोदरा के अंकोडिया इलाके में एक वाटर पार्क है। उस वाटर पार्क में उसने 3 मई को इस लड़की को मिलने के लिए बुलाया, और कहा कि वहाँ एंजॉय भी करेंगे और आपस में थोड़ी बातचीत भी करेंगे। लड़की अभी भी पूरी तरह से ऑब्वियसली ब्रेकअप हुआ नहीं था, शक ज़रूर था, और इसको लेकर लड़ाइयाँ ज़रूर होती थी। तो लड़की जो है उस लड़के के बुलाने पर वाटर पार्क में उससे मिलने चली गई। लड़का मिला, दोनों के बीच बातचीत हुई रोहन परमार के साथ उस लड़की की, और फिर दोनों घूमने के बहाने एक सुनसान जगह की तरफ निकले। बेसिकली बहाना तो रोहन की तरफ से था, लड़की को पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। और उस सुनसान जगह पर जाकर फिर से उसी टॉपिक पर दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। एक हॉट एक्सचेंज हुआ, और इसी दौरान लैपटॉप का जो चार्जिंग केबल होता है, उस चार्जिंग केबल से रोहन ने उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। वहाँ इनको देखने वाला कोई नहीं था। हत्या करने के बाद उसने चादर पहले ही खरीद लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी, 4-5 दिन पहले ही। उसी चादर से उसने उस डेड बॉडी को लपेटा और कुछ दूर ले जाकर एक सुनसान जगह पर उसकी लाश फेंक दी। वो इत्मीनान से था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने लड़की का जो मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ करके उसको डिस्पोज कर दिया था, और ख़ुद तो खैर वो वहाँ से चला ही आया था। और उसने पूरा यकीन था कि यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिसके रेंज में वो दोनों दिखें या नज़र आए। इसके अलावा उसे पूरा पता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसको कॉन्फिडेंस था ऐसा। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो
जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट में दोनों के बीच रिलेशनशिप और बातचीत का पता चला। और दूसरी तरफ डी मार्ट वाले ने उस चादर के टैग से और डी मार्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे से उस लड़के की पहचान हो गई और इस तरह से पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि कातिल जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, या मैं कहूँ कि ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनको लगता है कि वो जुर्म करेंगे, कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर संगीन गुनाहों के मामले सुलझ जाते हैं और गुनहगार भी पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।